यूक्रेन को बड़ा झटका कैसे लगा है उसे आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को भरोसा दिया था, और भरोसा क्या दिया था वो आपके सामने है। भरोसा यह था कि बड़ी संख्या में टैंक मिलेंगे जिनसे वो रूस की सेना का मुकाबला करेगा। अब लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यूक्रेन के लिए यह है कि अब उससे ज्यादा टैंक, यानी जितनी बड़ी तादाद में मिलने वाले थे टैंक पश्चिमी मुल्कों से, वो टैंक अब यूक्रेन को नहीं मिलने वाले। ब्रसेल्स में यूरोपीय देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, और इस बैठक के बाद जर्मनी के रक्षा मंत्री ने यह बयान जारी किया है। बयान क्या है वो आपको बताते हैं। बयान यह है कि यूक्रेन की मांग के मुताबिक मदद नहीं दी जाएगी। यानी जेलेंस्की जो लगातार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और ज्यादा हथियारों की जरूरत है और ज्यादा टैंकों की जरूरत है, तो उतनी बड़ी तादाद में जो जेलेंस्की की मांग है उसके मुताबिक हथियार नहीं मिलेंगे। यूक्रेन ने बटालियन वाली मदद मांगी थी, लेकिन यह बटालियन वाली मदद अब मुश्किल है यूक्रेन के लिए। एक यूक्रेनी बटालियन में 31 टैंक होते हैं। पोलैंड ने 30 टैंक देने का पहले भरोसा दिया था। खस्ता हाल स्थिति में पोलैंड के ज्यादातर टैंक है, तो उसके सामने मुश्किल है कि वो यूक्रेन को कैसे उतने टैंक देगा जितनी बड़ी टैंक की संख्या की वो डिमांड कर रहा है। जर्मनी ने 14 टैंक देने का आह्वान किया था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अब टैंक नहीं मिलने वाले हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, और पहला बड़ा सवाल यह है कि जेलेंस्की ने जितने टैंक मांगे थे, अब बयान आ चुका है पश्चिमी मुल्कों से, उतनी बड़ी तादाद में टैंक नहीं मिलने वाले हैं। इसका कितना बड़ा असर, कितनी बड़ी मुश्किल यूक्रेन के लिए? देखो राकेश, ये बहुत मुश्किल होगा यूक्रेन के लिए, क्योंकि अभी रशिया एक बड़े ऑफेंसिव यानी कि आक्रमण की तैयारी कर रहा है, और वो ऑफेंसिव किसी टाइम भी आ सकता है, फरवरी के आखिर में, बिगनिंग मार्च में। और ये जो उनका आक्रमण होगा ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ होगा, यानी कि उसमें टैंक, बख्तबंद गाड़ियां, मैकेनाइज्ड फोर्सेस आएंगी। तो उसको रोकने के लिए यूक्रेन को चाहिए टैंक्स। अगर उसके पास टैंक्स नहीं है, उसके पास बख्तबंद गाड़ियां नहीं है, तो वो इसको रोक नहीं पाएगा। और वेस्टर्न देश जो नेटो के देश हैं, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि हम आपको टैंक देंगे। जैसे जर्मनी है, उन्होंने लेपर्ड देने थे, और लेपर्ड 2, और यूके ने उनको चैलेंजेस देने थे। पर अभी ये लगता है, और अमेरिका ने भी वादा किया था कि एब्रम्स टैंक्स देंगे। अगर उनको टैंक नहीं मिलते हैं तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात होगी जेलेंस्की के लिए, क्योंकि वो जिस तरह रशिया इस टाइम हमले की तैयारी कर रहा है, वो हमला तभी रोक पाएंगे अगर उनके पास काफी तादाद में टैंक होंगे। और आपकी ठीक बात है कि एक बटालियन में उनके 31 टैंक होते हैं, तो उन्होंने 3 से 4 बटालियन की जरूरत है उनको, क्योंकि अगर ये टैंक नहीं होंगे तो वो पक्की बात है कि वो इस हमले को रोक नहीं पाएंगे। और जिस तरह अभी युद्ध चल रहा है ईस्टर्न फ्रंट पर, वहां से ज्यादा हमला होने की आशंका है। तो मुझे यही मैं कह सकता हूं कि अगर उनको टैंक, बख्तबंद गाड़ियां और मोबाइल आर्टिलरी ऐसे हथियार नहीं मिले, तो जेलेंस्की के लिए ये बहुत ही गंभीर वाली बात होगी। लेकिन एक सवाल द्विवेदी जी, ये है सवाल, ये सबसे बड़ा ये कि यूक्रेन मिड ऑफ द वॉर है, लगातार रूस अपने अटैक तेज करता जा रहा है। क्या ये मान ले कि पश्चिमी मुल्कों ने ये जो बयान दिया है, रूस जिस तरीके से लगातार अटैकिंग मोड में है, पश्चिमी मुल्कों की मदद को लेकर भी उसने जो आक्रामक रवैया अपना रखा है, उसकी वजह से क्या पश्चिमी मुल्क बैकफुट पर है? हाँ, लगता तो ये है, क्योंकि पश्चिमी मुल्क भी है, उनको भी एक तरह का भय भी है और आशंका भी है कि अगर वो काफी मात्रा में यूक्रेन को हथियार देंगे तो रूस जो है इसकी जो लड़ाई है वो और भी स्केल अप कर सकते हैं। और रूस ने बार बार धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को बहुत मदद देंगे या बहुत उसका सिंपैथी भी देंगे, पॉलिटिकल, मिलिट्री, तो वो इस लड़ाई को एटॉमिक हथियारों की तरफ भी ले जा सकता है। और अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि उसकी जो एटॉमिक पनडुब्बियां हैं, परमाणु पनडुब्बी और उनका डिस्ट्रॉयर है, वो बाल्टिक सी के अंदर दिखाई दिए गए। तो इसलिए पश्चिमी देशों के सामने एक उनके लिए बहुत चुनौती है कि किस हद तक वो जेलेंस्की को मदद करें। तो वो चाहते नहीं कि जेलेंस्की लड़ाई हार जाए, साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि रशिया इतना ना बुखला जाए कि ये युद्ध जो है ये एटॉमिक या परमाणु की तरफ बढ़ता नजर आए। राकेश, निश्चित तौर पर, लेकिन इन सबके बीच अगर जो जेलेंस्की ने मदद मांगी है
उसके मुताबिक अगर उन्हें मदद नहीं मिलती है, जेलेंस्की को मदद नहीं मिलती है, तो रूस के सामने कैसे टिकेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं आता हूं आपके पास लौटकर। इस बीच एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, और आरोप यह लगा दिया है कि चीन की तर्ज पर बलून वाली साजिश रच रहा है रशिया। ये यूक्रेन का आरोप है। आरोप यह भी है, दावा यह भी किया गया है कि कीव के आसमान में 6 बलून ऐसे देखे गए हैं जो रूस के बलून हैं। यह दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से, और साथ ही यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेनियन आर्मी ने ये बलून मार गिराए, यानी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अब समझिए कि रूस की चीनी वाली चाल क्या है। यूक्रेनी एयर डिफेंस यूनिट ने यह बड़ा दावा किया, और बड़ा दावा यह किया कि कीव के आसमान में आधा दर्जन गुब्बारे दिखे, और यह भी दावा कर दिया कि ये गुब्बारे रशिया के हैं। बलून दिखने पर कीव में सायरन बजने लगे, जैसा आमतौर पर चूंकि जंगी हालात है और जब भी इस तरीके का अलर्ट आता है तो सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाता है। ज्यादातर गुब्बारों को मार गिराने का दावा किया है कीव की एयर डिफेंस यूनिट ने। बलून के टारगेट पर यूक्रेनी एंटी क्राफ्ट मिसाइलें थी, यह दावा किया गया है। बैलून में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए थे, यह भी दावा किया गया है। तो ये बड़ी बातें कीव की जो एयर डिफेंस यूनिट है उसका दावा। द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहला सवाल तो यही है कि रूस और चीन की जो नजदीकियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है, तो क्या ये मान लें कि जो यूक्रेन की ओर से दावा है कीव के आसमान में रशियन बैलून्स का, वो रूस और चीन ने मिलकर ये चाल चली है? देखो राकेश, आपने ठीक बताया कि जो नजदीकियां हैं रूस और चीन के बीच में ये काफी बड़ी है, क्योंकि एक वैश्विक बदलाव आ रहा है और उस बदलाव में चीन और रूस काफी नजदीक आ गए, और रशिया को काफी मदद मिल रही है। जो देश इस गुट में है, चीन सबसे आगे है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इन सब से वो मदद ले भी रहा है और मदद मिल भी रही है। और अभी अभी कुछ दिन पहले काफी खबरें आई थी कि किस तरह चीन अपने गुब्बारों के यानी कि बैलून के माध्यम से वो अमेरिका के ऊपर भी वो बैलून उड़ा रहा था, और ये बैलून मंडरा रहे थे उनकी मोंटाना एयरबेस के अंदर। बाद में ये कैरोलिना के पास इनको मार गिराया। तो ये बैलून युद्ध है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है, और इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले है कि बैलून सस्ते होते हैं, ये काफी हवा में मंडरा भी सकते हैं, और इनको काफी हद तक इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जासूसी के लिए भी, निगरानी के लिए भी। और जो ये बैलून अभी छोड़े गए हैं जो कीव के अंदर, तो ये मुमकिन है कि ये रशिया के ही होंगे, और इसमें चीन से लेकिन सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में इंटरनेशनल लेवल पर बैलून की चर्चा काफी ज्यादा हुई है। अमेरिका में चर्चा हुई, चीन ने भी इस तरीके की बातें कही, और अब देखिए यूक्रेन में इस तरीके की चर्चा हो रही है। तो जरा दर्शकों को समझाइए कि बैलून से निगरानी कैसे रखी जा सकती है, कैसे सर्विलांस हो सकता है, इसमें क्या तकनीक इस्तेमाल की जाती है, किस तरीके के इक्विपमेंट लगे होते हैं, और ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है? देखो, बैलून सबसे पहले तो करीब में 200 साल पहले इनका इस्तेमाल हुआ था। तो आजकल के बैलून जो है काफी आधुनिक है। पहले तो साइज, इनका साइज इतना बड़ा हो सकता है जैसे फुटबॉल फील्ड का साइज है। जो अमेरिका में बैलून जिसका उन्होंने वर्णन किया था कि 3 बसों के साइज के बराबर है, तो पहले तो इनका साइज बड़ा होता है। दूसरा, ये बैलून हाई ऑल्टीट्यूड के होते हैं, तकरीबन 40-50 किलोमीटर ऊंचाई पर ये उड़ सकते हैं, और ज्यादातर ये पॉलीयूथरीन के बने होते हैं, हल्का मटेरियल है, और हीलियम गैस के जरिए इनको उड़ाया जाता है। और इनमें कई तरह के उपकरण होते हैं, जैसे कि सर्विलेंस कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। जो मैंने पहले भी बताया कि ये बैलून काफी समय तक मंडरा सकते हैं, जबकि आपके ड्रोन्स हैं उनकी बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है होवरिंग की। इसी प्रकार जो है स्पाई एयरक्राफ्ट भी है, सैटेलाइट जो है वो बार बार उनको लाना पड़ता है। तो इसके माध्यम से बैलून जो है ये काफी कारगर हैं, और सबसे जो अहम बात है कि ये काफी सस्ते हैं। $400-500 में आप बैलून को उड़ा सकते हैं। तो ये जो बैलून है आजकल उड़ रहे हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, पर जो इनका इस्तेमाल हो रहा है ये काफी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि काफी पकड़ में है। और चीन जो है ये करता आ रहा है, चीन ताइवान के ऊपर भी, साउथ चाइना सी के ऊपर भी, और भारत के विरुद्ध भी इन्होंने इस इलाके में जो अंडमान वगैरह में वहां भी बैलून इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये बैलून जो है ये सस्ते हैं, कारगर है, काफी मंडरा भी समय के लिए सकते हैं, और ये निगरानी के लिए और स्पाइंग के लिए बहुत कारगर है।
ठीक है, मैं सर आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर हम तक पहुंची है। वो तस्वीर दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। बखमुट से सामने आई ये तस्वीर युद्ध का नया वीडियो है। एक इमारत से यूक्रेनी सैनिक मोर्चा लेते दिखाई दिए हैं। रूसी ब्रिगेड को, रशियन ब्रिगेड को वो टारगेट कर रहे हैं। रूस ने भी इस बीच जवाबी पलटवार तेज कर दिया। रशियन अटैक से बचने की कोशिश में यूक्रेनी सैनिक और वो लगातार वार पलटवार का सिलसिला। ये तस्वीर देखिए कैसे एक इमारत से मोर्चा लेते यूक्रेन के सैनिक दिखाई दे रहे हैं, निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। रूस के सैनिकों पर, रूस की ब्रिगेड पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है। रूस ने इस बीच जवाबी हमला भी तेज कर दिया है और उसके निशान तबाही के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो बैटल ऑफ बखमुट कितना गंभीर हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन का ये हिस्सा है बखमुट। इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। डोनेट्स्क से इसकी जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर की है, यानी 90 किलोमीटर दूर है डोनेट्स्क से। बखमुट में कई फैक्ट्रियां और माइंस हैं, इसलिए ये इलाका काफी अहम है। बखमुट पर कब्जे की कोशिश लगातार रूस की ओर से हो रही है। बखमुट इलाके पर लगातार रूसी बमबारी हो रही है ताकि इस इलाके से यूक्रेन को बाहर कर दिया जाए और एक बढ़त हम यूक्रेन पर बना ले। बखमुट की 97% आबादी घर छोड़कर भाग गई है, यानी वो सुरक्षित जगहों पर मूव कर गई है, क्योंकि ये इस समय सबसे क्रिटिकल वॉर सीन यहां पर बना हुआ है। वैगनर ग्रुप लगातार यहां पर रूसियों की मदद कर रहा है। वहां पर बड़े पैमाने पर अटैक को लेकर यूक्रेनी सेना के बखमुट में पांव उखड़ गए हैं, क्योंकि एक ओर से वैगनर आर्मी और रशियन आर्मी ने अपने फायर आर्म्स ओपन कर दिए हैं बखमुट के अलग अलग लोकेशंस पर। 24 फरवरी से पहले बखमुट पर कब्जे की रणनीति है। 24 फरवरी को युद्ध का 1 साल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में रूस की कोशिश है कि एक बड़ा शहर बखमुट, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है, उस पर कब्जा कर लिया जाए, एक बड़ी बढ़त बना ली जाए। बखमुट पर रूसी कब्जे के बाद कीव अगला टारगेट होगा, जो जानकारी मिली है। और चलिए आपको यूक्रेन के नक्शे में बखमुट की सैटेलाइट पोजीशन क्या है ये आपको हम दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये बखमुट की पोजीशन है यूक्रेन के मैप पर, सैटेलाइट पोजीशन। बखमुट पर कब्जे के बाद रूस के लिए कीव की ओर बढ़त और आसान हो जाएगी, ये आपको बिल्कुल समझना चाहिए। ये बखमुट, और जैसा हमने पहले जिक्र किया कि किस तरीके से बखमुट का ये जो पूरा इलाका है, ये बखमुट का इलाका इंडस्ट्रियली काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ की जो 80% जो आबादी है वो घर छोड़कर जा चुकी है। और इसीलिए चूंकि 24 फरवरी को जाकर जब इस जंग के, जो रशिया के इस मिलिट्री ऑपरेशन के 1 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद कोशिश रूस की यह है कि इस 1 साल के पूरे होने पर वो एक बड़ी जीत हासिल करे। और इसके बाद जो इसका अगला टारगेट होगा, जो हमने बखमुट का जिक्र किया, उस बखमुट के बाद इसका अगला टारगेट होगा कीव का। और बखमुट से कीव की दूरी कितनी है ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसके बाद रूस का जो अगला टारगेट है वो कीव होगा। और अगर कीव की ओर रूस बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा। और कीव की लोकेशन ये, यानी बखमुट पर वहां से अगर रशिया कब्जा कर लेता है तो इस बखमुट से फिर उसका अगला जो टारगेट होगा वो होगा कीव, यूक्रेन की राजधानी। और अगर यूक्रेन की राजधानी तक रशिया पहुंच जाता है तो उसके बाद यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा शायद कोई विकल्प और ना बचे। द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, पहला सवाल इस बड़ी खबर, बड़े अपडेट को लेकर ये कि बखमुट का ये इलाका, आपको लगता है कि 24 फरवरी से पहले रूस ने अपने सारे विकल्प उतार दिए हैं कि 1 साल पूरा हो, ये जीत हासिल कर ले, बखमुट पर कब्जा कर ले? देखो राकेश, इस समय रशिया के लिए जीत हासिल करना बहुत ही अहम है, क्योंकि जिस तरह की पुतिन साहब की छवि को एकदम घाव पहुंचा है और जिस तरह रशिया की जो उनकी ताकत है उस पर भी बहुत सवालिया निशान उठे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उनको लिए ये जीत बहुत जरूरी है, बहुत ही अहम। और इसके लिए उन्हें पूरी ताकत झोंकी है। बिल्कुल ठीक बताया आपने, क्योंकि वैगनर ग्रुप भी है, वहां के लोकल फोर्सेस जो है इरेगुलर्स वो भी लगे हुए हैं, रशिया की फौज भी लगी हुई है। तो जिस तरह उन्होंने दबाव डाला है और जिस तरह इस टाइम यूक्रेन की हालत जो है नाजुक नजर आ रही है, हो सकता है कि 24 फरवरी तक वो इस पर कब्जा कर पाए, क्योंकि ये जीत जो है एक पॉलिटिकल जीत भी होगी, एक मिलिट्री जीत भी होगी। एक बड़ा संदेश जाएगा कि देखो रशिया जो है अभी दोबारा मैदान में आया है और उसको जीत मिल रही है। और साथ ही साथ ये एक बड़ा अहम इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब इस पर जीत हासिल हो जाएगी, कब्जा हो जाएगा, तो आगे के ऑपरेशन काफी सरल हो जाएंगे। चाहे वो खार्किव की तरफ जाना चाहते हैं
या कीव की तरफ जाना चाहते हैं, और अगर जेलेंस्की के पास, उनकी फौज के पास टैंक्स नहीं है, तो फिर ये काफी आसान हो जाएगा उनको खार्किव को लेना और साथ ही साथ कीव की तरफ भी दबाव डालना। और उस बात और भी है, खेरसोन में भी उनकी कोशिश है कि कब्जा करें, जापोरिजिया की तरफ भी अपना कब्जा करें। तो ये एक जीत जो हो अभी बखमुट में मिलेगी, वो एक बहुत अहम होगी और जिससे आगे की ऑपरेशन काफी सरल हो जाएगी। राकेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।